नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान के समर्थन में समाजवादी पार्टी उतरती नजर आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम के औरंगजेब वाले बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश किया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इतिहास की जानकारी नहीं है, तभी वह अबू आसिम के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। दरअसल महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया था। औरंगजेब को महान शासक बताते हुए जनता का हितैषी करार दिया था। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा था कि औरंगजेब को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने मंदिरें तोड़ी थी तो मस्जिदों को भी तोड़ा था। वह जनता के हितों की रक्षा करते थे। इस बयान के बाद बीजेपी फायर हो गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग किया और यह कहा कि अबू आसिम आजमी देशद्रोही हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी के समर्थन में उतर गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को इतिहास की जानकारी नहीं है। अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर कोई गलत बात नहीं की है जिसकी निंदा किया जाए। सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सभी दायित्वों से हटाने के बाद सपा कांग्रेस के निशाने पर है। विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन के बाद बसपा चीफ मायावती चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। एक भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाया और फायर स्पीच दी, इससे बसपा सुप्रीमो मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आकाश आनंद की कार्यशैली बसपा चीफ को रास नहीं आई। फिलहाल माना जा रहा है कि अब बसपा में पारिवारिक कला चरम पर भी पहुंच गई है, जो पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बसपा का जनाधार गिरता देखा गया। लोकसभा चुनाव में बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। इस दौरान आकाश आनंद लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जनसंपर्क करते देखे गए। कई फायर स्पीच किया। आकाश आनंद को सुनने के लिए भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन इसी दौरान बसपा चीफ मायावती ने उन्हें यूपी से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए अन्य राज्यों में चुनाव की कमान दे दी। लेकिन इधर बीच जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुए और एक बड़ी बैठक के बाद बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। इस निष्कासन के बाद सपा, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मायावती को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं चल रही हैं। इसी दौरान शराब पीकर परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे।
में आज जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी जो कि मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए थे, उनको आज निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कोंच नगर का है, जहां कोंच नगर में बालिका इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं चल रही थी, जिसकी जांच करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी हेमंत कुमार जांच करने पहुंचे थे, जो कि शराब में के नशे में धुत थे। वहीं विद्यालय की द्वारा इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका मेडिकल परीक्षण कराया और मेडिकल परीक्षण में उसकी शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिलाधिकारी जालौन राजेश पांडे के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी हेमंत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। आज मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल की, जिसको लेकर एएसआई ने मस्जिद कमेटी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सोहेल रिजवी। संभल के शाही मस्जिद विवाद मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए वहां की सफाई करने की परमिशन दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पर रंगाई पुताई और लाइट का काम करवाने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कमेटी 3 सदस्यीय एएसआई के नेतृत्व में घोषित कर दी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि वहां पर सफाई कराई जाएगी, पुताई की परमिशन नहीं दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये अनुमति ज़रूर दी थी कि वो एएसआई की जो ये रिपोर्ट है उस पर अपनी आपत्ति या लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर आपत्ति दर्ज करते हुए शिकायत की है, जिस पर अब कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा और इसकी जो रिपोर्ट है, मुस्लिम पक्ष की जो शिकायत की रिपोर्ट है, उस पर एएसआई की भी अपनी आपत्ति जो है उसका जवाब लेगी और उसके बाद 10 मार्च को सुनवाई करेगी। वहीं हिंदू पक्ष ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक डिमांड की है कि इसको मस्जिद न कह करके विवादित ढांचा कहा जाए, जिसको भी कोर्ट फिलहाल उस पर भी कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब संभल का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा सुनवाई चल रही है। 10 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने जो एएसआई की रिपोर्ट है उस पर जो आपत्ति दर्ज की है और एएसआई जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति उस पर जो जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय करेगा इसका ज़रूर इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च को फिलहाल इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। सोहेल भी प्रयागराज। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें रोजगार सेवक अपने लोगों के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए, वहीं अमरोहा में भ्रष्टाचार को खुली चुनौती दी जा रही है। भ्रष्टाचार मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां पर मनरेगा में सरकारी कर्मचारी मनरेगा का फायदा उठा रहे हैं, कागजों में काम कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मनरेगा अधिकारी से की भी है और कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के जोया ब्लॉक के गांव पलोला का है, जहां पर पलोला गांव में मनरेगा में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर मनरेगा अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है। जो रोजगार सेवक है उन पर आरोप है कि वह अपने करीबियों को इसका लाभ दिला रहा है और मनरेगा में जो लोग सरकारी इंजीनियर और डॉक्टर भी मनरेगा में काम कर रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, जिसकी शिकायत मनरेगा अधिकारी से की गई है। वहीं मनरेगा अधिकारी ने इस पर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिस तरह से मनरेगा में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको देखते हुए ग्रामीणों में रोष का माहौल है। ग्रामीण लगातार इस पर शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जो रोजगार सेवक है अपनी मनमानी करता हुआ मनमानी करता रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह लगातार एक धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने डीएम कार्यालय पर भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी तरह से गांव पलोला में फैले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। खबर बलौदाबाजार से है, जहां नगर पालिका भाटापारा में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसमें अश्वनी सरवान ने नगर पालिका अध्यक्ष पद की शपथ ली है। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साह पहुंचे और नवगठित नगर सरकार को शुभकामनाएं दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी।
साहब आज भाटापारा पहुंचे। भाटापारा में उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को और उनके साथ 17 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनके साथ पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा में उनके साथ पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि भाटापारा एक व्यापारिक मंडी है जहां पर सबसे बड़ा धान यहाँ पर आता है और जिसके कारण यहाँ पर यातायात की असुविधा है उसको भी ध्यान में रखते हुए और नगर को स्वच्छ रखना और स्वच्छ पानी देना भारतीय जनता पार्टी की प्रथम प्राथमिकता है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल विकास मंत्र दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने बताया था कि जितनी भी नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 25% टैक्स में माफी दी जाएगी, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा और महतारी वंदना में और भी दायरा बढ़ाने का। इसको देखते हुए बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय में कब्जा किया। नगरीय निकाय में लगभग 77% नगर पालिका नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी कब्जा हुआ। इसके उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी शपथ ग्रहण समारोह होता है वहां पर बड़े नेता जाकर सभी को अपना मनोबल बढ़ाते हैं और मनोबल बढ़ाने के बाद अटल विकास वर्ष मना रहे हैं, जिसके कारण आपको बता दें कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की जिस भी नगर पालिका में कब्जा होता है वहां पर बड़े नेता जाकर और भी घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी अपना आधार मजबूत करना चाहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल भाटापारा में डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचकर वहां पर अपना अटल निर्माण वर्ष के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि लगातार छत्तीसगढ़ विकास की गाथा बहाई जा रही है और विष्णुदेव सुशासन और मोदी गारंटी कारण आज लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, जिसका ही परिणाम है कि आज 77% नगरीय निकाय में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का। मैं इंडिया वॉइस के लिए बोला से प्रदीप महसी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व की सरकार में मंत्री रहे सतीश पाल पर हमला हुआ है। मंत्री ने पुलिस को हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। कन्नौज के त्रिलोकापुर गांव में चल रही भागवत कथा में पहुंचे पूर्व मंत्री सतीश पाल के ऊपर हमला हो गया। सतीश पाल ने हमला करने का आरोप ब्लॉक प्रमुख पति बादाम पाल के ऊपर लगाया है। हालांकि ये शिकायत एसपी कन्नौज से उन्होंने की है। बहरहाल एसपी ने इस पूरे मामले को सीओ छिबरामऊ को जांच सौंपी है। आपको बता दें, बादाम पाल के द्वारा बताया गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और ये जो सतीश पाल हैं वो भाजपा के विरोध में भाषण दे रहे थे। इसी का हम लोगों ने विरोध किया। इसी से नाराज होकर इन्होंने पुलिस से शिकायत की है। हालांकि इस जो झड़पें हुई हैं, जो बदसलूकी हुई है, इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में बादाम पाल का बेटा राहुल पाल उसमें हाथ जोड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि वायरल वीडियो पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और वायरल वीडियो की जांच पुलिस कर रही है। अब देखना ये होगा कि सतीश पाल द्वारा आरोप लगाए गए हैं और बादाम पाल के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं। अपने सहयोगी सचिन के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। खबर मेरठ से है, जहां सपा के पूर्व सांसद के रिश्तेदारों ने कार से दबंगई दिखाते हुए बीजेपी नेता के परिवार के 2 सदस्यों के साथ मारपीट की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें आपस में विवाद का मामला सामने आ रहा था। साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है एक दूसरे पर लोग वार कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये वीडियो थाना टीपी नगर क्षेत्र से लेकर के सदर थाना क्षेत्र तक रोड से मारपीट करता करता पहुंच चुका है और उसके बाद पुलिस ने इसमें दोनों पार्टियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आज भाजपाइयों का आक्रोश देखने को मिला है। भाजपाइयों ने यहाँ पर पहुंच करके राम राम का पाठ किया और थाने का घेराव किया, जिसमें मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से उन्होंने वार्ता की और थाने पे उनको बुलाया, जिसमें एसपी सिटी द्वारा कहा गया है कि इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और उसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। खबर चंदौली से है, जहां रेलवे की प्रमोशन परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है, जहां डीडीयू रेल डिवीजन में सीबीआई की रेड पड़ी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पवन पांडे। लोको पायलट प्रमोशन परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है,
जिसको संज्ञान में लेकर के सीबीआई की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचकर लगभग 36 जगहों पे छापेमारी कर दी, जिसमें 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो आप देख रहे होंगे कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पूर्व मध्य रेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल डीआरएम कार्यालय पे है, और यहाँ पे डीआरएम कार्यालय का जो सभागार है इसमें 26 रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों को वहां पे बैठाया गया था और उनसे पूछताछ सीबीआई द्वारा की जा रही थी। साथ ही साथ जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके पास से जो भी दस्तावेज थे वो सीबीआई टीम ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ करोड़ों रुपए भी उनके पास से बरामद कर लिए। वहीं उनको लंबी ये प्रक्रिया, जो ये पूछताछ की जो प्रक्रिया थी, ये लगभग 16 से 17 घंटे तक लगातार चली, जिसके बाद यहाँ से वो वज्रवाहन में उन रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को ले जाया गया। वहीं जो अधिकारी थे उनको जो है कि कार द्वारा ले जाया गया। आपको बता दें कि इसमें साथ ही साथ जो 26 जो रेलवे के कर्मचारी अधिकारी थे, इसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। इंडिया वॉइस के लिए पवन पांडे, चंदौली। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल टायर फटने से अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार 3 छात्रों की मौके पर मौत हो गई और कार चालक समेत 11 की हालत गंभीर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्राओं से भरी एक बोलेरो का टायर फट गया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। वही इस घटना में 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत 11 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के फरेंदा धानी मार्ग पर ग्राम सभा सिकंदरा जीतपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो तेज रफ्तार में थी और अचानक उसका टायर फट गया, जिससे यह घटना हो गई। वही घटना में मृतकों की पहचान पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के करमहा निवासी विनोद गुप्ता की पुत्री प्रीति गुप्ता, चांदनी पटेल पुत्री राकेश पटेल, गायत्री पुत्री बकड़ी निवासी बरगदवा थाना पुरंदरपुर के रूप में हुई है। घायलों में शामिल रुनझुन पुत्री विनोद गुप्ता निवासी बरगदवा थाना पुरंदरपुर, उम्र लगभग 16 वर्ष, चांदनी पुत्री अभिमन्यु चौरसिया निवासी करमहा बुजुर्ग थाना पुरंदरपुर को उपचार हेतु जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर भेजा गया है। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। वही इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां अवैध मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ अब मुस्लिम संगठन खड़े हो गए हैं। मुस्लिम संगठन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो अवैध मस्जिदों अवैध निर्माण को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम संगत नहीं है, जो नियमों के विपरीत कार्रवाई हो रही है। ना तो पहले कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही कोई इस तरह की चेतावनी यहाँ पर होती है। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर उन सब चीज़ों का पालन यहाँ पर करना चाहिए जो संविधान के नियम यहाँ पर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब समय इनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर तो सही जवाब नहीं दिया जाता तो फिर आगामी दिनों में उनका जो आंदोलन होगा और होता नजर आएगा। रमजान के महीने में जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, ये सोची समझी साजिश है, इसीलिए अब लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि वो जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में इस समय चल रही है, खासतौर पर अवैध निर्माण के नाम पर विशेष समुदाय के जो, और चाहे मदरसे कहें या मस्जिदें कहें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अगर उस पर सही समय रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं होती है या उस पर जवाब नहीं दिया जाता तो फिर पूरे प्रदेश में एक बार फिर जो आंदोलन होगा और होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन नथुनिया साथ अभय केंद्र, इंडिया वॉइस। कानपुर में सरकार द्वारा 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। अभी तक अस्पताल में उपकरण और स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, लगातार चाहे कानपुर नगर से बात की जाए, चाहे विधानसभा की बात की जाए, लगातार जो है स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े जिलों में जो है लापरवाही सामने देखने को नजर आ रही है।
इस तरीके से अगर बात किया कानपुर दक्षिण क्षेत्र के जो आबादी है, जो 20 लाख की आबादी है, उसमें जो है कानपुर दक्षिण वासियों को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में जो है 100 बेड के अस्पताल की सौगात दी थी। और उसके बाद अगर बात किया है तो ये अस्पताल जो है लगभग 44,53,हजार करोड़ का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट था। इसमें जो है जो अभी तक अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है ये अस्पताल जो है खड़ा हो चुका है और अभी भी जो है यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है और अभी भी आधुनिक उपकरण यहाँ पे भी नहीं पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो अस्पताल जो है अपने हिमांशु श्रीवास्तव से कहना चाहूंगा कि दिखाया किस तरीके से अस्पताल जो है ये पूरी तरह स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक जो है वो कई बार जो है इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, पर अभी भी अगर उठने वाले सवाल ये उठ रहा है कि कानपुर दक्षिण क्षेत्र वासियों को जो है इस अस्पताल की सौगात जो है अब तक देखने को कब तक मिलती है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो या तो फिर जिम्मेदार अधिकारी पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक कानपुर दक्षिण क्षेत्र वासियों को जो है इसकी सौगात मिलेगी स्वास्थ्य संबंधी। कानपुर। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां ट्रेन में धुआं निकलने से यात्रियों में भगदड़ मच गए और यात्री ट्रेन से कूद कर भागने लगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अशोक पांडे। ट्रेन के पहिए से धुआं निकलते देख अचानक यात्रियों में मची अफरा तफरी। आपको बता दें पूरा मामला कासगंज कानपुर अनमरगंज रेलवे ट्रैक का है। जब आज सुबह कासगंज से 15:40 जो ट्रेन का अनमरगंज के लिए जा रही थी, तभी अचानक गंडोबारा मोहनपुर फाटक के निकट रेल के पहियों में से नीचे धुआं निकलते देख यात्रियों में खलबली मच गई। तभी यात्रियों ने ट्रेन के ब्रेक लगाकर कूदना शुरू कर दिया। इस खलबली के दौरान कुछ यात्री चोटिल भी हुए, जिसके कारण 20 से 25 मिनट तक ट्रेन अपने वहाँ पर रुकी रही। तभी रेलवे अधिकारियों को जैसे ही सूचना मिली, रेलवे अधिकारियों ने मौके पर जाकर ट्रेन के ब्रेक शूज को ठीक कर ट्रेन को अनवरगंज के लिए रवाना किया। कासगंज से इंडिया वॉच के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। आखिर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन और आपको बताते चले मथुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद काफिले पर किया गया हमला, जिसको लेकर के पीलीभीत में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को राष्ट्रीय प्रति संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अनुसूचित और जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ जताया रोष और चेतावनी देते हुए बताया कि 10 मार्च को लखनऊ विधानसभा के सामने ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां आईआईटी बाबा अभय सिंह को पुलिस हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्यों, आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी भुवनेश टाक। चर्चा में आए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर कमिश्नरेट की सिप्रापत थाना पुलिस ने आईआईटी बाबा को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया है। दरअसल जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सिप्रापत थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में आईआईटी बाबा रुका हुआ है, जो आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या की खबर सुनकर जयपुर पुलिस एक्शन में आई और होटल पहुंचकर आईआईटी बाबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में आईआईटी बाबा ने बताया कि वो गांजे का सेवन करता है और शायद उसी नशे में उसने इस बात को फैला दिया होगा कि वो आत्महत्या कर रहा है। पुलिस ने आईआईटी बाबा के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया, लेकिन गांजे की मात्रा बहुत कम होने के कारण उसे जमानत मुचलका भरवाने के बाद में थाने से ही रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद में आईआईटी बाबा नजदीक के रेस्टोरेंट में पहुंचा और वहां उसने अपने समर्थकों के साथ में अपना जन्मदिन भी मनाया। विष्णु मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, इंडिया वॉइस, जयपुर। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।